हाय, वेलकम बैक विश्वनाथ गौड़ फिनोकोट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो ये सीज फायर हुआ है, क्या ये युद्ध आराम है या युद्ध विराम। आज इसी पर बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स जो मैं शेयर करूंगा आपसे, आज की स्थिति भारतीय शेयर बाजार की और आगे क्या रहने वाली है भावी संभावनाएं, इसी पर मैं अपने विचार रखूंगा। तो ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार हैं। आपको यदि अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसे अपने विचार भी रखिएगा। कोई अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट्स आते हैं तो आप उसे जरूर शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं जो ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहां पे पुष्टि करी है सीज फायर की सुबह 4 बजे भारतीय समय के अनुसार। आप अगर इस सीज फायर को देखें तो इस सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप ने वो सभी 10 ही पॉइंट एक्सेप्ट कर लिए हैं ईरान के द्वारा भेजे हुए, जिसे एक दिन पहले तक ट्रंप ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अचानक रात में ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने 10 के 10 पॉइंट पूरे एक्सेप्ट कर लिए, और वो भी मीडिएटर पाकिस्तान के थ्रू। यानी कि यहां पे सीज फायर करवाने वाला भी वो देश है जो खुद कहीं ना कहीं टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, स्पेशली भारत के संदर्भ में और दुनिया के बाकी देशों के संदर्भ में। यानी कि सीज फायर करवाने वाला देश भी मिडिल में जो है, बीच में जो मीडिएटर है, वो भी खुद आतंकवादियों का जन्मदाता है। लेकिन किया काम उसने भी बेस्ट है दुनिया के बाकी देशों के लिए। इस बार उसने चाहे वो काम किसी और के दबाव में आके किया हो, चाहे वो स्क्रिप्टेड वर्क किया हो, लेकिन आफ्टर ऑल गुड कर्म, मतलब अच्छा काम तो है। अब हम यहां पे बात करते हैं कि क्या रहने वाला है आगे भावी संभावनाएं इस सीज फायर की, क्योंकि ये सीज फायर कम और फॉर्मेलिटी और दिखावा ज्यादा नजर आ रहा है। यह सीज फायर एक्चुअली में जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। यह पूरा सीज फायर, अगर मैं अपने विचार बताऊं तो मुझे यह शुरू से ही, मैंने पीछे भी कई वीडियो में बताया कि यह पूरा युद्ध कैलकुलेटेड और स्क्रिप्टेड था। यह सीज फायर भी उसी का भाग है। यह सीज फायर जहां तक मुझे समझ में आ रहा है पूरा स्क्रिप्टेड है, और यहां पे मीडिएटर पाकिस्तान को रख के अमेरिका ने किसी तरह इस युद्ध से अपनी जान छुड़ाई है। वो एक्चुअली इस युद्ध में काफी हद तक लॉस कर चुका है, लेकिन निकलने के लिए कोई रास्ता ना देखकर पाकिस्तान को मीडिएटर रखने का यहां पे काम किया गया है और सीज फायर को यहां पे पैदा किया गया है। दोनों पार्टियों को यहां पे हकीकत में अभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। ना अमेरिका को ईरान पर ट्रस्ट है, ना ईरान को अमेरिका पे ट्रस्ट है। और बात करें इजराइल को, तो इजराइल को तो ईरान पे और ईरान को इजराइल पे अभी तक बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, और ना ईरान इजराइल का कभी विश्वास अमेरिका कामयाब हो पाएगा इनके आपस में तालमेल बिठाने में। अमेरिका एक्चुअली अभी खुद भी विश्वास कर नहीं पा रहा है ईरान पे कि क्या वो सीज फायर पे खरा उतरेगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का रास्ता खुलवाने की शर्त पे सीज फायर कंफर्म किया गया, ऐसा ट्रंप की तरफ से बोला गया है। ईरान बार बार अभी भी यही कह रहा है कि हमारी शर्तें मान ली गई हैं, तभी हमने स्टेट ऑफ हार्मोज का रास्ता खोला है, और ये सीज फायर को हमने 15 दिनों के लिए, ओनली 15 डेज के लिए हमने इसे वैलिड किया है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ सीधा जो समझ में आ रहा है वो यही है कि अमेरिका ने कुछ टाइम इस युद्ध से दूरी बनाने के लिए ये स्क्रिप्टेड सीज फायर एक किया है, वो भी पाकिस्तान के थ्रू। यानी कि चुना भी ऐसे देश को है जो खुद उस टेररिस्ट गतिविधियों का हिस्सा रहा है। अब यहां पे बाकी देश क्या करें, उनकी देशों की इकोनॉमी कैसे रहेगी। फ्रेंड्स, 15 दिन के लिए क्योंकि वो रास्ता खुल गया है स्टेट ऑफ हार्मोज का, हो सकता है तेल की, गैस की सप्लाई थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। शेयर बाजार भी, भारतीय शेयर बाजार जैसा आज वो दिखा रहा था, मैंने सुबह ही एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि आज मार्केट गैप अप में ओपनिंग करेगा और निफ्टी 24,000 को क्रॉस कर सकता है। तो वैसा ही लगभग आसपास वही हुआ, 24,000 को क्रॉस किया और 23,900 कुछ आसपास बंद हुआ है। पॉजिटिव साइन थे सारे आज सुबह से ही, क्योंकि मैंने कई बार आपको अपने वीडियो में बताया है कि सिर्फ ट्रंप के ट्वीट को आप ट्रैक कीजिए, वो ट्वीट ही निर्धारित करेगी इंडियन शेयर मार्केट, भारतीय शेयर बाजार, जिसे मैंने कहा कि ये अमेरिकन शेयर बाजार भी है, उन्हीं के आधार पर चलती है। आरबीआई ने आज बहुत अच्छा रोल निभाया, यानी कि अपनी जो इंटरेस्ट रेट कट है उसे भी एक्सपेक्टेशन मार्केट के अनुसार 5.25 पे रखने दिया, यानी कि न्यूट्रल रखा, जितनी मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी। मार्केट सभी तरफ से पॉजिटिव था,
तो कहीं ना कहीं यहां पे शॉर्ट करने वालों को मौका भी नहीं मिला। और आज जिनके पोर्टफोलियो काफी टाइम से ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे के नाम से जाने जा रहे थे और रोज लाल हुए जा रहे थे, तो आज उनको कहीं ना कहीं हरियाली देखने को मिली है और कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके वो आज घर गए हैं, उनके चेहरे पे स्माइल आई है। फ्रेंड्स, भारतीय शेयर बाजार में जितने लोगों के आज चेहरे पे स्माइल आई है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। हम अपने पड़ोसी देश अगर पाकिस्तान को इस वक्त थोड़ा सा श्रेय दें तो वो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो थोड़ी अर्थव्यवस्था थी, जो शेयर मार्केट से नजर आ रही थी, काफी जो इन्वेस्टर थे वो निराश हो चुके थे, मार्केट से उनका लगभग मनोबल टूटता जा रहा था। तो हो सकता है ये सीज फायर पूरा स्क्रिप्टेड और कैलकुलेटेड हो और उसमें अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को बीच में रखकर ये करवाया गया हो कुछ समय के लिए। कितना पॉइंट अमेरिका उस पर गौर करेगा, उन 10 पॉइंटों पे? अगर ये 10 पॉइंट अमेरिका एक्सेप्ट कर लेता है तो जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि यहां पे टोटली अमेरिका एक बिजनेसमैन है और ईरान भी मुझे एक बिजनेसमैन ही नजर आ रहा है शुरू से। अगर ये फ्रेंड्स 15 दिन के बाद परमानेंट सीज फायर होता है तो कहीं ना कहीं यहां पे 2 मैसेज जाते हैं। पहला, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज में टोल लगा तो मींस अमेरिका और ईरान का उस टोल में पार्टनरशिप हो चुकी है। अब वो टोल दुनिया के बाकी देशों से लिया जाएगा, महंगाई, इन्फ्लेशन दुनिया के बाकी देशों पड़ेगा और ये दोनों देश अपनी लड़ाई की जितना नुकसान की भरपाई है वो टोल के द्वारा करेंगे और उसका भुगतान दुनिया के सारे देश करेंगे। यानी कि युद्ध इन्होंने किया और उसका भरपाई दुनिया के सारे देश टोल देके करेंगे। जहां तक मुझे अभी तक नजर आ रहा है, खुशी पूरी नहीं आई है। स्टेट ऑफ हॉर्मस अभी खोला गया है और यहां पे अब मेन वर्चस्व की लड़ाई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस पे कब्जा किसका होगा। तो अभी जो सीज फायर हुआ है सिर्फ खुलवाने के नाम पे हुआ है। कब्जा मतलब आप समझ सकते हैं कि यहां कब्जे से मतलब नहीं है, बल्कि क्या अमेरिका को ईरान के द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मस पे हक मिलेगा बराबरी का या टोल में हिस्सेदारी का। बस डिसीजन 15 दिन बस इसी का होना है। क्या अमेरिका को ईरान के साथ तेल बेचने में हिस्सेदारी मिलेगी ताकि ये दोनों देश अपने लॉस को, अपने अपने देश में जो इन्हें युद्ध से लॉस हुआ है उसको क्या वो पूरा कर पाएंगे? पहले ये दोनों देश एक दूसरे पर क्लेम डाल रहे थे कि आप मेरा लॉस पूरा कीजिए, इस युद्ध का आप मेरा करिए। ईरान ने भी अमेरिका को यही शर्त में कहा था कि युद्ध में जितना मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा है, यानी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा बिगड़ा है उसे आप सही करिए, जितना भी मेरा नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई कीजिए। और अमेरिका भी उधर कह रहा था कि मैं भी अपने युद्ध की जो भी भरपाई है वो तेल पर कब्जा हासिल करके, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते पर और तेल के कुएं पर कब्जा करके ही मैं पूरा करूंगा। तो जब दोनों की नीयत अपना लॉस पूरा करने की है तो फिर उनमें कंप्रोमाइज किसके बिहाफ पे हुआ है? या तो वो दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। ये 15 दिन का टाइम वो लोग अपने को स्टैंड ऑफ वार यानी कि युद्ध में आगे दोबारा हैवी अटैक करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और यदि 15 दिन बाद ये परमानेंट सीज फायर होता है तो इसका सीधा एक मैसेज जाता है कि दोनों के बीच में कंप्रोमाइज हो चुका है स्टेट ऑफ हार्मोज के टोल पर और ऑयल की सेलिंग पर। यानी कि अब जो स्टेट ऑफ हार्मोज से टोल लिया जाएगा उसमें अमेरिका और ईरान बराबर के पार्टनर्स होंगे और वो टोल लिया जाएगा बाकी देशों से जिनके वहां से ऑयल, जिसमें भारत भी शामिल है। तो अभी तक जो बिना टोल के सामान आता था वो टोल के साथ आएगा यदि 15 दिन के बाद स्टेट ऑफ हार्मोज पे दोबारा से विवाद नहीं खड़ा हुआ और स्टेट ऑफ हार्मोज टोल टैक्स बन गया। तो फिर सभी देशों को टोल देना होगा। उस टोल की कमाई में फ्रेंड ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिका बिना हिस्सेदारी लिए ईरान के साथ परमानेंट सीज फायर कर ले, क्योंकि अमेरिका की निगाह शुरू से ईरान के तेल और टोल ऑफ टैक्स यानी स्टेट ऑफ हार्मोज पे कब्जे पे ही रही है और ये संधि भी उसी आधार पे की गई है। अमेरिका ने, जहां तक मुझे लगता है, ये सीज फायर को स्क्रिप्ट किया है पूरा रात में और यहां पे उसका इस्तेमाल किया है पाकिस्तान का उस स्क्रिप्ट को प्रेजेंट करने में। लेकिन अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ये रोल अदा कर सकता था? क्योंकि भारत की तरफ से कहा गया कि हम दलाल नहीं है तो हम उनके बीच में क्यों कंप्रोमाइज कराएं। फ्रेंड्स, यहां पे सभी लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं हर मीडिया में, हर जगह, कि भारत ने यूक्रेन रशिया में भी तो कंप्रोमाइज करने में बीच में दखल अंदाजी की थी।
इंटरफेयर किया था, वहां भी तो शांति दूत बन के गया था, यूक्रेन के पास भी तो गया था। तो यहां फिर ऐसा क्या मैटर हुआ, जबकि ईरान भी तो भारत का दोस्त था, काफी पुराना दोस्त था, ऐसे हमारे सरकार ने, हमारे मोदी जी ने कई बार कहा। तो फिर ऐसा क्या हुआ, कारण पता नहीं किसी को। दूसरा, पाकिस्तान वहां से सीज फायर करा के अपना क्रेडिट नंबर बना ले गया, भले ही वो अमेरिका के इशारे पे उसने ये काम किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया में उसकी छवि पॉजिटिव गई है। भारत का आम नागरिक भी कहीं ना कहीं सोच रहा है कि भले ही दुश्मन सही, भले ही आतंकवादी देश सही, काम तो उसने इस बार अच्छा किया है, जिससे हो ना हो भारत का भी शेयर बाजार आज पॉजिटिव दिखाई दिया है। क्या ये कदम हमारी सरकार नहीं उठा सकती थी? क्या हमारी सरकार एक बार शांति के लिए उन दोनों देशों को एक करने के लिए एक प्रपोजल अपनी तरफ से पहले प्रेजेंट नहीं कर सकती थी? भारत क्या शुरू से शांति दूत नहीं रहा है? भारत ने ऐसे कई युद्धों की शांति में योगदान दिया है, शांति सेनाओं में अपने सैनिक भेजे हैं। भारत के गौतम बुद्ध, महावीर, कितने ही ऋषि मुनि दुनिया में शांति का उपदेश देने गए, पूरे दुनिया को एक किया। आज हम कहते विश्वगुरु हैं, लेकिन विश्वगुरु तो हमारे बगल वाला देश एक टेररिस्ट ग्रुप बन रहा है, छवि तो ऐसी ही दिखाई दे रही। नेपाल जैसा देश, जहां पे कुछ समय पहले अभी विद्रोह हुआ था, वहां की जनता ने करप्शन के खिलाफ सभी नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा था, वहां के प्रधानमंत्री तक को अपनी जान बचा के भागनी पड़ी थी। वहां पे एक यंगस्टर 35 साल के बालेन शाह ने जब वो शासन संभाला तो गजब का नजारा हुआ, उसने सारे शिक्षा जगत को बदल दिया। यहां तक कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आते ही फर्स्ट स्टेप में से सारे बंद कर दिए, प्राइवेट स्कूल एक साइड पूरे लाइन क्लोज कर दिए, और सरकारी स्कूलों का रास्ता पूरा हर तरह से हर व्यक्ति के लिए खोल दिया। अमीर हो गरीब हो सभी सरकारी स्कूल में एडमिशन लेंगे, यानी पूरे देश को एक लाइन में खड़ा कर दिया। और ये बहुत ही फ्रेंड्स, बहुत ही मैं कहता हूं पॉजिटिव साइन है, एक अच्छे देश के प्रधानमंत्री का एक अच्छा साइन है कि देश अब बढ़ चला है। नेपाल एक अच्छी राह पे चल पड़ा है, एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में कमान आ गई है, क्योंकि उसने आते ही पहले अटैक शिक्षा में होने वाले करप्शन पे किया है। बहुत कम देश होते हैं जो एजुकेशन के करप्शन पे वार करते हैं, नहीं तो सभी लोग वही वाइन ड्रग्स के धंधे से रेवेन्यू कमाना, इनकम कमाना, और जनता के स्कूलों को बंद करना, शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान ना देना। भारत में भी अगर आप देखें तो शिक्षा का बजट बढ़ा नहीं है, आप बजट को देखिए तो साल दर साल बजट में कम होता गया परसेंटेज। यहां पे भी देखा जाए तो नशे और ड्रग्स की बच्चों को जितनी आदतें बढ़ी हैं, उतना पढ़ाई में उनके एडमिशन नहीं बढ़े हैं, और ना उसकी डिमांड है। इंडिया में पब्लिक भी इस चीज के लिए कभी आंदोलन नहीं करती कि कॉलेज खोले जाए, यूनिवर्सिटी खोले जाए, या इस तरह की शिक्षा लाई जाए जिससे पूरी देश में एक शिक्षा हो। बस ट्वीट पे ट्वीट, मोबाइल में रील शॉट, बस वहीं बोल सकते हैं, सड़क पे नहीं उतर सकते। नेपाल के लोगों ने सड़क पर उतर के सरकार को दिखाया कि क्या जरूरी है देश के लिए, क्या नहीं जरूरी है, और उन्होंने मैसेज दिया जो बालेन शाह है कि एक यंगस्टर किस तरह से देश के लिए एग्रेसिव और फास्ट डिसीजन ऐसा ले सकता है जिससे देश रातों रात तरक्की की राह पे और ऊंचाइयों पर चला जाता है। आज पूरे नेपाल के डिसीजन का हम भारत के कई लोग जो भी देख रहा है दिल से उसको सलाम कर रहा है। पाकिस्तान का भी जो डिसीजन रहा है कंप्रोमाइज कराने में, कहीं ना कहीं भारत को भी, भारत के शेयर बाजार के व्यापारियों को भी राहत मिली है, कि आम जनता को भी राहत मिली कि अब शायद ऑयल वगैरह के दिक्कतें नहीं होंगी। तो इतना अगर आम जनता को रिलीफ मिल रहा है एक दुश्मन देश के द्वारा उठाए गए कदम से, तो क्या ये काम हमारे देश से नहीं हो सकता था? यहाँ की सरकार ये स्टेप नहीं उठा सकती थी? दिखाने के लिए सही एक बार बढ़ते कोशिश तो कर सकते थे, बट हमने एकदम हाथ झाड़ लिया, साइड मार लिया। इससे मैसेज क्या गया? क्या हम उस युद्ध में इन्वॉल्व थे? कहीं ना कहीं डायरेक्ट यही मैसेज गया। क्या हम शांति नहीं करा सकते थे? हम अगर कराते तो भारत जैसा 144 करोड़ों का देश, जिसने शुरुआत से ही कहा है कि विश्व कुटुंब समुदाय, मतलब सारा दुनिया एक परिवार है, सारी दुनिया एक ही परिवार के सदस्य हैं, फिर हमने उस पर अमल तो नहीं किया। अमल करने वाला वो देश निकला जिसको हम शुरू से कह रहे हैं आतंकवादी देश है, और क्योंकि वो गतिविधि करता है ऐसी, लेकिन उसने नेक काम तो कर दिया। यहां नास्तिक भी आस्तिक बन गया एक कर्म से अपने, और हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ मजाक, कमेंट दूसरे देशों का। तो फ्रेंड्स, ये केवल हमारे भारत की एक गिरती हुई निस्तम स्तर की प्रवृत्ति को दिखाता है कि अब हम लोग वो सोच वाले नहीं रह गए जो भारत कभी सोच का हुआ करता था, कि दुनिया को मैसेज देता था कि किस तरह से दुनिया को आगे जाना है भविष्य में। अब भारत वो बन चुका है
कि किस तरह से अपना काम निकलवाना है, चाहे दुनिया के बाकी देश कचड़े में जाए। यानी कि सीधी सीधी हमने पश्चिमी सभ्यता अपने जीवन में भी प्रति व्यक्ति ने अपने घर में उतार ली है, देश के प्रशासन ने अपने अंदर उतार लिए। पैसा कमाओ, कैसे भी आए कमाओ, ड्रग्स से आए, वाइन से आए, अच्छी चीजों से ना इसको क्लोज करो, चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो। ऐसे नहीं चलता दुनिया के किसी भी देशों में। शिक्षा ही एक ऐसी है जो ऊंचाइयों पे ले जाती है किसी भी देश को, और नेपाल ने इसीलिए सही डिसीजन लिया है यहाँ पे एजुकेशन पे अटैक करके। जो करप्शन हो रहा था उसके अंदर, स्कूल सारे प्राइवेट बंद किए गए और सरकारी खोले गए। मैं नेपाल गवर्नमेंट को दिल से सल्यूट करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं हमारे भारत प्रशासन के लोग भी, भारत सरकार के लोग भी जागें और स्कूल वालों पे नकेल कसें। जो प्राइवेट स्कूल वाले एकदम एडमिशन के नाम पे बहुत सारा पैसा लेते हैं और बच्चों को अनाप शनाप किताबें लगाते हैं, महंगी किताबें हर साल बदलते हैं। क्या भारत सरकार ऐसा कदम नहीं ले सकती? क्या यहाँ के लोग ज्यादा अमीर हैं? हर चीज के लिए यहाँ पे सरकारें कंप्रोमाइज कर लेती हैं स्कूल के या हर बड़े बंदे के साथ, और आम जनता से उसका भुगतान करवाती हैं। आम जनता यहाँ की कहीं ना कहीं मिडिल क्लास इसलिए त्रस्त होती है इन सभी नीतियों का। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध, आप इसे परमानेंट सेटलमेंट ना समझें, और 15 दिन के बाद यदि परमानेंट सेटल में ये कंप्रोमाइज होता है, यानी कि 10 बिंदु जो ईरान ने लिख के दिए, अगर अमेरिका सच में वो बिंदुओं पे अमल कर लेता है, तो दोस्त आप मेरी बात समझ लीजिए कि यहां पे सीधा सीधा लॉस और प्रॉफिट का हिसाब है। यानी कि अमेरिका ने और ईरान ने अपना लॉस बाकी देशों पे टोल के रूप में ट्रांसफर कर दिया है। तो आप मेरे सुझाव से कितना सहमत हैं? आप कमेंट बॉक्स में यदि आपके कोई विचार हो तो जरूर लिखिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।